मुझे यह ऐसे याद है जैसे कल की बात हो, 1893 से। मैं यहाँ इस शानदार नियाग्रा जलप्रपात के सामने खड़ा हूँ, इसकी अवर्णनीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध हूँ। तब मैं प्रकृति माता द्वारा हमें प्रदान की गई शक्ति और ताकत से अभिभूत था। घूमते हुए जल प्रवाह में देखते हुए मैं भविष्य देख सकता था, एक ऐसा संसार जहां अरबों लोग उज्जवल और गर्म घरों में रहते हैं और कारखाने स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा पर चलते हैं। ठीक 1 साल बाद यहीं इसी स्थान पर मेरे डिजाइन के 10 प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर स्थापित किए गए। वे दुनिया के पहले बड़े पैमाने के पनबिजली स्टेशन की नींव बने। नियाग्रा फॉल्स पावर स्टेशन नंबर 1 ने दुनिया को दिखाया कि पानी मानवता के लाभ के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। तब भविष्य को देखने की मेरी प्रतिभा ने तकनीकी क्रांति को संभव बनाया और पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बनाया। हालांकि आज उसी स्थान पर खड़े होकर और वही घूमते जल प्रवाह को देखते हुए मैं कुछ पूरी तरह से अलग देखता हूं। मैं पूरी पृथ्वी पर मंडराते हुए एक बड़े खतरे को देखता हूं। जो निकट भविष्य में होने वाला है वह जीवन और मृत्यु का मामला होगा, न केवल मानवता के लिए बल्कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी। मेरे प्रिय मित्र, इस वीडियो संदेश में मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं जो सुन सकते हैं, और उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? कोलोराडो नदी 7 अमेरिकी राज्यों को पानी की आपूर्ति करती है। कोलोराडो नदी बेसिन में पिछले 20 वर्षों से एक मेगा सूखा चल रहा है, जो आज 200 वर्षों में सबसे खराब है। इस मुद्दे ने अब कम से कम 40 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। कुल जल आपूर्ति बहुत तेजी से घट रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे मृत बेसिन का निर्माण हो सकता है। क्षितिज पर कोई महत्वपूर्ण तूफान नहीं है, इसलिए यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हम वर्ष का अंत शुष्क रूप से करेंगे और यह सूखा जारी रहेगा। लेकिन पहले से ही जनवरी 2020 में सैन डिएगो और वेंचुरा में बाढ़ के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। लोग सुरक्षा के लिए भागे, कारें पानी की धाराओं में बह गईं। 5 फरवरी को रिकॉर्ड मात्रा में वर्षा हुई। कैलिफोर्निया और पड़ोसी एरिजोना में 28 मिलियन लोग बाढ़ से खतरे में थे। विनाशकारी मलबे के प्रवाह हुए। तूफानी हवाएं 128 किमी घंटा की गति तक पहुंच गईं। 2 दिनों के भीतर वार्षिक औसत वर्षा का 19% गिर गया। जलाशय ओवरफ्लो हो गए। बाढ़ के बाद स्तब्ध निवासी आंसुओं में टूटते हुए अपने घरों से भीगे और कीचड़ भरे फर्नीचर को बाहर निकाल रहे थे। वह दिन शहर का 175 साल में चौथा सबसे गीला दिन बन गया। कुल मिलाकर पिछले दशक में अमेरिका में जलवायु विसंगतियों की कुल संख्या तेजी से बढ़ रही है। मुझे ये जानकारी मिली है कि फरवरी 2024 की बाढ़ के परिणाम स्वरूप लॉस एंजल्स की सड़कें नदियों में बदल गईं। कैलिफोर्निया और पड़ोसी एरिजोना में 28 मिलियन लोगों की जान जोखिम में थी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? प्रिय वंशजों, कैलिफोर्निया सबसे शुष्क राज्य अचानक बाढ़ का सामना कर रहा है। मैंने और गहराई से जांच की। पता चला ये एक अकेला घटना नहीं है। पिछले वर्षों में अमेरिका में जलवायु विसंगतियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें सूचीबद्ध करना मुश्किल है। स्थिति आपके सामने बिगड़ रही है। ऐसा लगता है कि आप इसे देखना नहीं चाह रहे हैं। आप में से कुछ सोच सकते हैं, बाकी दुनिया में, मान लीजिए यूरोप में चीजें कैसी हैं? क्या यह जलवायु अराजकता केवल यहां हो रही है? यूरोप के साथ क्या हो रहा है? यूरोप कई वर्षों से गंभीर सूखे से जूझ रहा है। स्थिति 2022 की गर्मियों में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई, जब पिछले 500 वर्षों में सबसे शक्तिशाली सूखे ने यूरोप को प्रभावित किया। यूरोपीय संघ के देशों में असामान्य गर्मी की तुलना प्रलय की शुरुआत से की गई। फ्रांस व्यापक जंगल की आग से लड़ रहा था, जबकि स्विट्जरलैंड में 2000 वर्षों से बर्फ से ढका एक पास पिघल गया। गणनाओं के अनुसार चरम मौसम से यूरोपीय संघ के देशों को कुल नुकसान $20 बिलियन तक पहुंच गया। 2023 तक स्थिति और भी बदतर हो गई। यूरोपीय संघ की लगभग हर नदी किसी न किसी हद तक सूख गई थी। स्पेन के कातालोनिया क्षेत्र ने अपने इतिहास में सबसे गंभीर सूखे का सामना किया, जिससे आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। निवासियों को कार धोने और स्विमिंग पूल भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। असामान्य गर्मी के कारण फसलों की विफलता हुई, जिससे सभी उत्पादों, जिसमें मांस भी शामिल है, की कीमतें बढ़ गईं। सूखे ने यूरोप में ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया। जल स्तर कम होने के कारण
फ्रांस और इटली में अधिकांश जल विद्युत संयंत्रों ने अपनी बिजली उत्पादन को काफी हद तक कम कर दिया। फ्रांस में पानी इतना गर्म हो गया कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए अनुपयुक्त हो गया। यूरोप एक फ्राइंग पैन में बेकन की तरह था। अब क्या हो रहा है? 2024 में यूरोप उन भारी बारिश से उबर रहा है जो एक साथ कई देशों पर पड़ी। जनवरी 2024 के पहले दिनों में उत्तरी यूरोप के क्षेत्रों में तूफान और मूसलधार बारिश हुई, जिससे यूके और उत्तरी फ्रांस में महत्वपूर्ण बाढ़ दर्ज की गई। बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया के कई शहरों की सड़कें जलमग्न हो गईं। बाढ़ से होने वाला भौतिक नुकसान अरबों यूरो तक पहुंच सकता है, जबकि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना कठिन है। एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ने लिखा, घातक हीट वेव, बाढ़, तूफान, जंगल की आग, सूखा, फसलों की विफलता यह नया सामान्य नहीं है। हम जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल की बहुत शुरुआत में हैं और चरम मौसम की घटनाएं केवल अधिक से अधिक बार होंगी। इस बयान से बहस करना बेकार है। वास्तव में जलवायु परिवर्तन केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप वैश्विक तबाही के कगार पर हैं। इनके कारण क्या हैं और इन्हें कैसे रोका जाए, आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे स्थिति में मानवता को सबसे अधिक क्या चाहिए। यह अच्छी तरह से झांत है कि एक व्यक्ति बिना भोजन के लगभग 30 दिनों तक जीवित रह सकता है, कभी कभी इससे भी अधिक, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 3-5 दिन, दुर्लभ मामलों में 8 दिन तक। सूखे के बाद बाढ़। शोधकर्ताओं ने पाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी झीलों और जलाशयों में से आधे से अधिक में अब पानी की मात्रा 3 दशकों पहले की तुलना में कम हो गई है। झीलों और नदियों में कम पानी का मतलब है मानव उपभोग के लिए, साथ ही सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए कम पानी। निम्न जल स्तर बिजली उत्पादन को भी जटिल बनाते हैं। लंबे समय तक सूखे के बाद आने वाली बाढ़ स्थिति को हल नहीं करती। पानी सूखी मिट्टी में अवशोषित नहीं हो पाता। यह बर्फ पर फिसलने की तरह बहता है, अपने रास्ते में सब कुछ बहा कर ले जाता है, जिससे बाढ़, मलबे के बहाव और भूस्खलन होते हैं। भूस्खलन होते सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार 2030 तक दुनिया की 40% से अधिक आबादी उन क्षेत्रों में रह रही होगी जहां पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। प्रमुख शहरों में पानी की राशनिंग की जाएगी और इसकी गुणवत्ता लगातार खराब होती जाएगी। महामारी फिर से उठेगी और मध्ययुगीन बीमारियां वापस लाएंगी। जल संकट के कारण भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन शुरू हो जाएगा। सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। जल संसाधन वाले क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से असंबद्ध सीमाओं के भीतर बंद हो जाएंगे। कुछ देश डूब रहे हैं जबकि अन्य सूख रहे हैं और कुछ सूखने से डूबने की स्थिति में आ रहे हैं। पानी की स्थिति वास्तव में गंभीर है। जैसा कि आप समझते हैं, यह हर गुजरते साल के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। इसका कारण है जलवायु की तीव्र गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ती विश्व जनसंख्या। तो क्या किया जा सकता है? इस समस्या के समाधान को जानने से पहले आइए देखें कि विज्ञान, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी क्या पेश कर सकते हैं। स्वच्छ जल संकट से निपटने के तरीके। विचार 1, महान झीलों से पानी लाना। अमेरिका की महान झीलें, इनमें दुनिया की ताजे पानी की आपूर्ति का लगभग 18% पानी है। कुछ विशेषज्ञों और अधिकारियों ने महान झीलों से कोलोराडो नदी तक पानी ले जाने का विचार पेश किया है, दूसरे शब्दों में महान झीलों को सुखाने का। हालांकि इस योजना के सामने 3 मुख्य समस्याएं हैं। पहला, इसे लागू करने के लिए लगभग 1600 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ी पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, जो अब तक बनाई गई किसी भी अन्य पानी की पाइपलाइन से लंबी होगी। इसकी लागत कितनी होगी? दूसरा, पीने का पानी ले जाने वाली पाइपों को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके बिना पाइपलाइन में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस बढ़ते हैं। दुनिया भर में 80% सभी बीमारियां असंतोषजनक पेयजल गुणवत्ता और जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन से संबंधित है। तीसरा, निरंतर रिसाव का पता लगाना और मरम्मत करना आवश्यक है। उत्तरी अमेरिका में जल आपूर्ति प्रणाली में रिसाव के कारण सभी ताजे पानी का 20 से 50% खो जाता है। जैक्सन, मिसिसिपी की राजधानी, जिसकी आबादी लगभग 170,000 है, में जल आपूर्ति प्रणाली की मरम्मत की लागत $1 से $2 बिलियन हो सकती है, जबकि राष्ट्रव्यापी जल आपूर्ति प्रणाली की मरम्मत के लिए खर्च $1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा।
पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 70% ग्लेशियरों में होता है, जिसमें लगभग सारा अंटार्कटिका में स्थित है। 19वीं सदी के अंत से छोटे हिमखंडों को चिली के दक्षिणी तटों से उत्तर की ओर खींचने का प्रयास किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार को महासागर विज्ञानी जॉन इसाक्स द्वारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया गया। 1949 में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑन ओशनोग्राफी में एक संगोष्ठी में उन्होंने अंटार्कटिक हिमखंडों को दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में खींचने की एक परियोजना प्रस्तुत की। इसाक्स ने 200 दिनों में 8 बिलियन टन वजनी ब्लॉक को सैन डिएगो तक खींचने की योजना बनाई थी। अनुकूल महासागरीय धाराओं पर बहुत अधिक निर्भर करते हुए उन्होंने 80,000 हॉर्स पावर की कुल शक्ति वाले 6 महासागर टग का उपयोग करने की योजना बनाई। कई वर्षों तक इसाक्स ने इस परियोजना के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन यह कभी भी चर्चाओं से आगे नहीं बढ़ा। आज तक कोई भी यह पता नहीं लगा सका है कि गर्म महासागर में खींचने के दौरान बर्फ को कैसे संरक्षित किया जाए। कुछ विशेषज्ञों ने गणना की है कि एक स्वस्थ पेड़ को प्रतिवर्ष लगभग 42,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि अनावश्यक पेड़ बहुत सारा पानी उपभोग करते हैं, जिससे हमारा भूजल कम हो जाता है। ये विशेषज्ञ राष्ट्रीय वनों में आधे पेड़ों को काटने का प्रस्ताव करते हैं ताकि अधिक पानी छोड़ा जा सके। लेकिन एक समस्या है, जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र की नींव है। यदि हम जंगलों को हटा देते हैं तो ग्रह नष्ट हो जाएगा। यह ऐसा है जैसे सिर की खोपड़ी हटाकर रूसी से छुटकारा पाने की कोशिश करना। दुनिया में सभी पानी का 97% समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। उनसे पीने का पानी प्राप्त करने के लिए नमक को हटाना और अशुद्धियों को फिल्टर करना होता है। यह विचार सरल और सीधा लगता है, लेकिन इसके व्यापक अनुप्रयोग में 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि प्रत्येक गैलन विलवणीकृत पानी के लिए लगभग 2 गैलन हाइपरसेलाइन पानी शेष रहता है। लगभग हमेशा इस पानी को वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में यह पानी छोड़ा जाता है वहां समुद्री जीवन नष्ट हो जाता है। व्यापक अनुप्रयोग के साथ यह महासागर में सभी समुद्री जीवन की मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरी समस्या है पाइपलाइन। उपभोक्ताओं तक महासागर से हजारों किलोमीटर लंबी नई पाइपें और इसके साथ आने वाले सभी परिणाम। इसके अलावा यह संभावना है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास मजबूत भूकंप पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे एक आपदा होगी जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने प्राथमिक जल स्रोत से वंचित हो जाएंगे। ये वे मुख्य तरीके हैं जो आपके विशेषज्ञ आज जल की कमी के मुद्दे से निपटने के लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोई भी तरीका पूर्ण नहीं है। दुर्भाग्य से ये सारी कठिनाइयां नहीं हैं। अब समय आ गया है कि पानी से संबंधित दूसरी समस्या पर बात करें। हाँ, ये मानवता के सामने आने वाली दूसरी वैश्विक जल समस्या है। यहाँ तक कि अगर हम हिमखंडों या महान झीलों से पानी प्राप्त कर भी लें, तो इस पानी के प्रत्येक लीटर में लगभग 240,000 माइक्रो और नैनो प्लास्टिक कण होंगे। पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण ने पूरे ग्रह को प्रभावित किया है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक को बादलों, भूजल, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक ग्लेशियरों, एवरेस्ट की छोटी और महासागर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच में खोजा है। महासागर की पूरी गहराई में सचमुच माइक्रोप्लास्टिक भरे हुए हैं। यह हर समुद्री पानी के नमूने में पाया गया है। यह वास्तव में चिंता की बात है कि हम हर नमूने में माइक्रोप्लास्टिक पा रहे हैं, तटीय क्षेत्रों से लेकर महासागर के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक, विक्टोरिया फुल्फर ने कहा। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार आजकल छोटे माइक्रोप्लास्टिक कणों की संख्या हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या से अधिक है, और यह पहले से ही हर जगह है, हवा, पानी और मिट्टी में। आज प्रतिवर्ष 25 मिलियन टन तक माइक्रो और नैनोप्लास्टिक महासागरीय हवा, बर्फ, समुद्री स्प्रे और धुंध द्वारा हजारों किलोमीटर तक पहुंचाए जाते हैं, देशों, महाद्वीपों और महासागरों को पार करते हुए। पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इस बीच माइक्रोप्लास्टिक पहले से ही मानव शरीर में पाए गए हैं। रक्त, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, प्लेसेंटा और यहां तक कि स्तन के दूध में भी। मेरे संचित जानकारी के अनुसार वर्तमान में आपके पास प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक सभी जगह पूरे ग्रह पर हैं। दुर्भाग्य से आपके समय के विज्ञान ने इस अभिशाप को बायोस्फीयर से साफ करने के प्रभावी तरीके नहीं खोजे हैं।
इसके बीच समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा प्रतिवर्ष 810 मिलियन टन बढ़ती है। ऐसी उत्सर्जन की मात्रा बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ती है। इसके दिवसांत से आपके लिए क्या अर्थ है जब संगठनात्मक प्रकोप पूरी दुनिया में प्रारंभ हो रहे हैं और इसे कैसे संबोधित किया जाना चाहिए? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझना है कि वास्तव में जलवायु में क्या और क्यों हो रहा है। 12,000 साल का चक्र। हमारा ग्रह मानवजनित कारकों और इसके गहराइयों की भूगर्भीय सक्रियता के कारण अपनी सीमा पर है। भूकंप, बड़े बाढ़, प्रचंड जंगल की आग, निरंतर सूखा, भूस्खलन, चक्रवात और तूफान ने पूरी दुनिया में प्रहार किया है, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई है और लाखों लोगों के अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आज ये सभी को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, तेजी से बढ़ते तापमान और पिघलते ग्लेशियर, ज्वालामुखीय गतिविधि में वृद्धि, भूकंपों की संख्या और तीव्रता में वृद्धि, चुंबकीय ध्रुवों का बहाव और चुंबकीय क्षेत्र का कमजोर होना हर 12,000 साल में बाहरी ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के प्रभाव के कारण होते हैं। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमारे ग्रह का कोर गर्म हो जाता है, जिससे पृथ्वी भर में विनाशकारी परिवर्तन की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है। इसको चतुर्थक काल के जमावों की भूक वायु विज्ञान के अध्ययन, बर्फ के कोर की शोध, खोजे गए उसेलो क्षितिज और बहुत कुछ द्वारा पुष्टि किया गया है। पिछले चक्र में 12,000 साल पहले वैश्विक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। कुछ दशकों के भीतर अधिकांश ग्लेशियर पिघल गए, विनाशकारी बाढ़, सुनामी और भूकंप शुरू हो गए। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र समुद्र के स्तर में तीव्र वृद्धि के कारण पूरी तरह से पानी में डूब गए। हालांकि इसके बाद तापमान में उतनी ही तीव्र गिरावट आई। हर चक्र के दौरान ध्रुवों का बहाव हुआ। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 810 गुना कमजोर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की कमजोरी के कारण ब्रह्मांडीय विकिरण में वृद्धि हुई। ज्वालामुखी विस्फोटों ने दुनिया के हर कोने को प्रभावित किया। 12,000 साल पहले इन विपदाओं ने मेगाफोना के सामूहिक विलुप्ति और मानव जनसंख्या में तीव्र गिरावट का कारण बना। लेकिन वह एक छोटा चक्र था। अब हम एक बड़े चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह तथ्य कि आप इस फिल्म को अभी देख रहे हैं, यह सुझाव देता है कि हमारा ग्रह पिछले जलवायु चक्र से अपेक्षाकृत आसानी से गुजर गया। यह नष्ट नहीं हुआ, जैसे कि यह अपने गठन के बाद से सभी पिछले चक्रों में नहीं हुआ। जलवायु स्थिरीकरण हमेशा महासागर द्वारा सुनिश्चित किया गया है। महासागर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से गर्मी को अंतरिक्ष में फैलाने का काम करता था। वर्तमान चक्र आपके मानवजनित प्रभाव के कारण आखिरी हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि आपने क्या किया है? विभिन्न गहराइयों से लिए गए 100% जल नमूनों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मौजूद था। इसके परिणाम स्वरूप महासागर ने अपनी मुख्य भूमिका निभाना बंद कर दिया है। एयर कंडीशनर होने के बजाय यह हीटर में बदल गया है। अब गर्मी पृथ्वी की सतह पर बनी रहती है। यह आपदाओं की संख्या और तीव्रता में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। क्या आप यह नहीं देख रहे हैं? या आप देखना नहीं चाहते? तो फिर वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है, सुनिए। हमने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो पहले किसी ने कभी नहीं सोचा था। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन का उत्पादन, जिसे हम प्लास्टिक के रूप में जानते हैं। हमारे पहले महासागर में कोई प्लास्टिक नहीं था और 1950 के दशक से ग्रह पर उत्पादित सभी प्लास्टिक देर सबेर महासागर में समाप्त हो गए। चूंकि प्लास्टिक जैविक रूप से विघटित और पर्यावरण में अपघटित नहीं होता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है और इसका एक बड़ा हिस्सा बस छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। ये कण महासागर की पूरी गहराई में फैल जाते हैं। प्रत्येक बूंद में लगभग नैनो प्लास्टिक कण होते हैं। इसकी विशेष संरचना के कारण माइक्रो प्लास्टिक की एक अनूठी विशेषता होती है। यह महासागर की गर्मी संचालकता को बाधित करता है। तो महासागर की कार्यक्षमता में बाधा का कारण मानव जनित कारक है और विशेष रूप से यह प्लास्टिक है जिसे हमने बनाया है और अब यह महासागर में हर जगह है और गर्मी हटाने के बजाय महासागर अब हमारे ग्रह के लिए एक मोटी कंबल जैसा बन गया है और ग्रह को वास्तव में ठंडा करने की आवश्यकता है। असामान्य महासागरीय ऊष्मा, हमारे लिए इसके क्या परिणाम हैं?
जैसे जैसे विश्व महासागर के पानी का तापमान बढ़ता है, नमी का वाष्पीकरण तेज हो जाता है। जब यह वाष्पित होती है तो यह महासागर से ऊष्मा ऊर्जा ले जाती है। जब नम हवा वायुमंडल की ठंडी परतों तक पहुंचती है तो जल वाष्प संघनित हो जाता है, यानी यह फिर से पानी में बदल जाता है, बादलों का निर्माण करता है और अंततः वर्षा के रूप में गिरता है। चूंकि वायुमंडल में अधिक नमी होती है, बारिश असामान्य मूसलधार बारिश में बदल जाती है। विरोधाभास, यदि वायुमंडल में अधिक पानी है तो आधी दुनिया सूखे से क्यों पीड़ित है? कारण यह है कि महासागर के गर्म होने के कारण वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। जितनी गर्म हवा होती है उतनी ही अधिक नमी वह धारण कर सकती है। नमी वाष्पित होती है और लंबे समय तक वायुमंडल में फंसी रहती है। पानी लंबे समय तक वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस नहीं आता, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ता है। अंततः जब वायुमंडल नमी से इतना संतृप्त हो जाता है कि वह इसे अब और धारण नहीं कर सकता तो भारी वर्षा होती है। यही कारण है कि दुनिया भर में चरम सूखे और बाढ़ में एक साथ वृद्धि हो रही है। गर्म महासागर और नम गर्म वायुमंडल ही तूफानों की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाते हैं। वायुमंडल में संघनित हो रहा पानी वाष्पीकरण के दौरान अवशोषित सारी ऊष्मा हवा में वापस छोड़ देता है। यह ऊष्मा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन जाती है। जब हवा, पानी और ऊष्मा एक साथ आते हैं तो वे भयानक और विनाशकारी शक्ति प्राप्त करते हैं और हम अभी ऐसे असामान्य घटनाओं के उदाहरण देख रहे हैं। फ्रेडी दक्षिणी गोलार्ध में पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया जो 7 अलग अलग तेजी से तीव्रता के द्वार से गुजरा। तूफान ओटिस ने जलवायु विज्ञानियों को चौंका दिया जब 12 घंटे से भी कम समय में यह एक नियमित उष्णकटिबंधीय तूफान से श्रेणी 5 तूफान में बदल गया, जो उच्चतम श्रेणी है। दूसरे शब्दों में, यह केवल आधे दिन में 5 स्तरों पर चला गया। यह पहले कभी नहीं देखा गया है। महासागर के वर्तमान गर्म होने की प्रवृत्ति के साथ जल्द ही पृथ्वी पर कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। आने वाले वर्षों में सूखा, बाढ़ और हरिकेन ग्रह पर जीवन को असहनीय बना सकते हैं। ताकि आप यह बेहतर समझ सकें कि यह कैसे काम करता है, मैं जलवायु अस्थिरता के तंत्र को समझाता हूँ। यह बहुत सरल है, इसे एक बच्चा भी समझ सकता है। तो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा मानवजनित कारकों के कारण कोर से अधिक तीव्रता से गर्म हो रहा है। कोर का गर्म होना बाहरी ब्रह्मांडीय प्रभाव के कारण होता है, जिसका सामना ग्रह हर 12,000 साल में करता है। तूफानों, वर्षा और सूखे की बढ़ती तीव्रता तो बस शुरुआत है। 2024 के अंत तक पृथ्वी सीधे ब्रह्मांडीय किरणों के प्रभाव का सामना करना शुरू कर देगी। जिस महासागर को आपने प्रदूषित कर दिया है वह ऊष्मा फैलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए आपदाओं की तीव्रता पहले से ही बढ़ रही है। इस पैमाने पर यह पूरे ग्रह के जीवन में पहली बार हो रहा है। अगर महासागर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आपदाएं पृथ्वी से सभी जीवन को समाप्त कर देंगी। आपके पास वापसी के बिंदु तक पहुंचने से पहले केवल कुछ साल बचे हैं। इसके बाद क्या होगा? आपके वैज्ञानिकों की गणनाओं के अनुसार 2026 में पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के अधिक गर्म होने के कारण मेंटल पिघल सकता है, जिससे मारियाना ट्रेंच में एक विशाल विस्फोट हो सकता है। पानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करेगा, जिससे एक विस्फोट हो सकता है और परिणाम स्वरूप पृथ्वी अपना वायुमंडल खो देगी और नष्ट हो जाएगी। और अब मुख्य बात, आपके पास आपदाओं को रोकने और ग्रह को नष्ट होने से बचाने का अवसर है। वायुमंडलीय जल जनरेटरों के कार्यान्वयन से इस महत्वपूर्ण कार्य को हल करने के लिए समय मिल जाएगा। देखिए, इस तकनीक के आविष्कारक इसके बारे में क्या कहते हैं। वायुमंडलीय जल उत्पादन तकनीक कैसे काम करती है? और हर दिन हमारे सभी महासागरों, समुद्रों और झीलों से पानी वाष्पित होता है। जब यह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है तो यह ओस बिंदु के नीचे चला जाता है और बादल बन जाता है, और फिर निश्चित रूप से हवा उस बादल को उड़ा ले जाती है। जब यह ओस बिंदु के नीचे आता है तो यह बारिश बन जाता है और फिर से अपनी अवस्था बदल लेता है। हम पहिया फिर से नहीं बना रहे हैं, ठीक है? फिलहाल 2, अगर मिश्रण को भी शामिल करें तो 3 मुख्य तरीके हैं वास्तव में हवा से पानी प्राप्त करने के। एक तो एक माध्यम के उपयोग के माध्यम से, जैसे कि एक जाली या शोषक सामग्री जिसे आप हवा के माध्यम से डालते हैं, और यह मूल रूप से या तो इसे अवशोषित करता है या उस माध्यम से संघनन को मजबूर करता है। और दूसरा तरीका है हवा के तापमान को औस बिंदु तक कम करना, ताकि पानी स्वाभाविक रूप से संघनित हो जाए। यह ऐसी तकनीक है जो कहीं भी पानी बना सकती है, क्योंकि तकनीक का उपयोग इस तरह से किया जाता है। यह गर्मी और ठंडक से संघनन बनाती है। तो चाहे वह नेवादा के डेविल्स वैली में हो
या सहारा रेगिस्तान में हम वहां भी पानी बना सकते हैं। इसलिए हम ग्रह पर कहीं भी पानी बना सकते हैं। मशीन के डिजाइन के अनुसार मशीन में आने वाली हवा को पहले से ही फिल्टर किया जाता है। हवा में मौजूद नमी से नमी को संघनित किया जाता है। इसलिए मशीन का एकमात्र लक्ष्य है H2O अणु, जो कि एक माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े से छोटा है। फिल्ट्रेशन सभी चीजों को हटा देती है। फिर से जब यह टैंक में जाता है, उपभोक्ता या जो लोग पानी का उपयोग करते हैं उनके लिए ये फिर से एक बड़े स्तर के कार्बन फिल्ट्रेशन से गुजरता है, जिसमें चांदी के साथ लेपित होता है ताकि बैक्टीरिया के वृद्धि को न केवल रोका जाए बल्कि पानी में किसी भी और चीज को भी हटा देता है। यह एक अत्यधिक उत्कृष्ट प्रक्रिया है। क्या वायुमंडलीय जल उत्पादन तकनीक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है या वायुमंडलीय संतुलन को बाधित कर सकती है? इसका कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होगा और वह सकारात्मक होगा, क्योंकि जब हम परिवेशी वायु को संसाधित करते हैं तो हम उसे गंदे पदार्थों से भी छानते हैं, जैसे स्मॉग और फ्लू गैसें, रेत और हवा में उड़ने वाले अन्य सभी कण। इसलिए यह एक प्रभाव है जो हम डालते हैं। जहां तक परिवेशी वायु या वायुमंडल में जल की मात्रा का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, प्राकृतिक संतुलन को निकालने या बाधित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली है। और भले ही हम एक विशाल मशीन बना लें जो लगातार वायुमंडल से पानी चूस रही हो, यह तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से प्रशांत महासागर या निकटतम जल स्रोत से पानी वापस खींच लेगी। हम सहमत हैं कि ये एक बड़ी बात है। जब आप प्रत्येक घर में वायुमंडलीय जल जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप कभी भी इन प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए वायुमंडलीय जल जनरेटर का उपयोग करके हम देख रहे हैं कि हम पानी के मुद्दे को हल करेंगे। हम प्लास्टिक उद्योग से होने वाले पदचिह्न को कम करेंगे। हम परिवहन से कार्बन पदचिह्न को कम करेंगे और हम पर्यावरण को वापस लौटने में मदद करेंगे। प्राकृतिक चक्र। कुछ वैज्ञानिकों ने गणना की कि वायुमंडल में प्रत्येक डिग्री की वृद्धि के लिए इसकी जल सामग्री लगभग 7% या उसके बराबर बढ़ जाती है। इसलिए इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमारे वायुमंडल में पानी कभी खत्म हो जाएगा। तो मेरा मतलब है, यह पूरी तरह से सुपटिकाऊ प्रणाली है और यह भूजल निष्कर्षण की तुलना में बहुत तेज है। उदाहरण के लिए, क्योंकि इसे फिर से भरने में वर्षों लगते हैं, क्योंकि पानी को नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जब वायुमंडल की बात आती है तो यह वायुमंडल में है, यह पृथ्वी की सतह के तत्काल संपर्क में है। इसलिए हम उसकी इच्छानुसार कोई भी पानी निकाल सकते हैं। वायुमंडलीय जल जनरेटर वायुमंडल से अतिरिक्त नमी खींचते हैं, जो ग्रह पर बढ़ते तापमान के कारण जमा हो जाती है। वायु सेवन प्रक्रिया के दौरान प्रदूषकों को फिल्टर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ हवा प्राप्त होती है। AWG तकनीक पर्यावरण के अनुकूल और ग्रह के लिए फायदेमंद है। क्या AWG तकनीक आवश्यक मात्रा में पानी का उत्पादन कर सकती है? यदि 8 अरब लोग नमी से 100 लीटर पानी लेते हैं तो भी उसे फिर से भरने के लिए पर्याप्त वाष्पीकरण होगा, और यही वह है जो हमें करना चाहिए। और यह साफ है ना? और यह हर जगह हर किसी के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अचानक दुनिया इस वैकल्पिक स्रोत के प्रति जाग गई है। मैंने ऐसी तकनीक को डिजाइन और विकसित किया है जहां मैं एक वायुमंडलीय जल जनरेटर का निर्माण कर सकता हूं, जो प्रतिदिन 100,000 लीटर से अधिक 200,000 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन कर सकता है। अब यह मुश्किल नहीं है, आपको बस इसके बारे में काफी देर तक सोचना होगा। इसलिए इस तकनीक के साथ मेरा लक्ष्य लोगों को जहां भी वे रहना चाहें, रहने में सक्षम बनाना है, और उन्हें कभी भी पानी की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि जब तक आप सांस ले सकते हैं, जब तक आप हवा खींच रहे हैं, तब तक पानी मौजूद है। उस हवा में नमी। हमने बड़ी प्रणालियां से बनाई, जहां यदि आप चाहें तो आप प्रतिदिन हजारों गैलन बना सकते थे। लेकिन जब बात आती है, ठीक है, तो क्या हम अधिक मशीनें खरीदने के लिए उच्च कैपेक्स चाहते हैं या उन्हें चालू रखने के लिए उच्च ऑपेक्स चाहते हैं? वायुमंडलीय जल जनरेटर औद्योगिक जरूरतों सहित किसी भी आवश्यक मात्रा में पानी का उत्पादन कर सकते हैं।
ऐसा लगता है कि हर देश इस समय अपने प्राकृतिक जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग कर रहा है और हर किसी के उद्योग और अर्थव्यवस्थाएं 2030 साल पहले की जल तालिका के अनुसार अनुकूलित हो गई हैं और अब यह मूल रूप से सभी के लिए स्थानांतरित हो गया है। लेकिन असल में पानी की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए पानी की कमी है। लगभग 27% का उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है, खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है। सही, और यह एक व्यापक प्रभाव है। यदि आप उन उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, स्नान करने में सक्षम होने के बारे में भूल जाइए। आप खा नहीं पाएंगे, आप अपने उद्योगों के लिए पर्याप्त भोजन पैदा नहीं कर पाएंगे और मुझे लगता है कि इसका विकसित देशों में बहुत से लोगों के जीवन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे यकीन है कि अब कैलिफोर्निया में बहुत से किसान आत्महत्या पर विचार कर रहे हैं क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी आजीविका खत्म हो गई है। तो इस तरह की चरम स्थितियां एक तरह से लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करेंगी, क्योंकि अगर मैं कैलिफोर्निया में अपनी आजीविका खो चुके एक किसान के पास जाता और कहता, अरे सुनो, मैं तुम्हें ग्रीन हाउस बनाने, हाइड्रोपोनिक्स बनाने में मदद क्यों नहीं करता और मैं तुम्हें हवा से पानी दूंगा और तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या आप अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में सक्षम हैं? AWG इकाइयों के अनुप्रयोग की क्या संभावनाएं हैं? AWG तकनीक कृषि के मौजूदा सिद्धांतों में क्रांति ला सकती है और लगभग सभी उत्पादन चक्रों में एक आवश्यक तत्व बन सकती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर में AWG तकनीक लोगों की कैसे मदद करेगी? तो अगर हम पानी की कमी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के जुनून के बारे में, शायद जलवायु परिवर्तन जैसी किसी चीज के बारे में, या यहाँ तक कि आपदा परिदृश्य में हम लोगों की बेहतर देखभाल कैसे कर सकते हैं। आप किसी तूफान के आने और किसी भी क्षेत्र में अप्रत्याशित समस्या पैदा करने के बारे में सोचते हैं। आमतौर पर तूफान बहुत गर्म, बहुत आर्द्र वातावरण में आते हैं। खैर, जब भी आपके पास आपूर्ति श्रृंखला और जल रसद बाधित हो तो आपको तत्काल उत्तर तैयार रखना होगा और हमारे कुछ विकल्प यही प्रदान करने में सक्षम हैं कि आप या तो अपने स्वयं के बिजली स्रोत के साथ या हमारे द्वारा बनाए गए कुछ अंतर्निहित विकल्पों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि आप मशीन चालू कर सकते हैं, पानी बनाना शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं मांग पर तैयार उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण जीवन स्रोत। और यह ऐसी चीज है जिसे हमने निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए कुछ विकल्प विकसित किए हैं। लेकिन आपदा राहत और आपातकालीन सहायता में AWG का बहुत बड़ा स्थान है। वायुमंडलीय जल जनरेटर न केवल लोगों की ताजे पानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की अवधि के दौरान जल सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। AWG इकाइयों के अनुप्रयोग की क्या संभावनाएं हैं? खैर, जैसा कि मैं कहता हूं, यह एक उभरती हुई तकनीक है। यह निचले स्तर पर नहीं है। उद्योग, राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर, राजनीतिक बाधाओं के आधार पर उद्योग अगले 15 वर्षों में हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से में विकसित होगा। यह बिना किसी संदेह के घटित होगा। आप जानते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। और अलग अलग काम करने और एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करने के बजाय हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है और यह उन समस्याओं में से एक है जो आज हमारे सामने है। क्या हम मानवीय लाभ के बजाय लाभ की दिशा में अधिक काम करते हैं? और यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं मानवीय लाभ पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और मेरे जीवन के जो भी वर्ष बचे हैं मैं वही करता हूँ। AWG वायु जल जनरेटर है और आप सही हैं। पिछले साल के अंत तक भी इसके बारे में बात नहीं की गई थी। लोग अभी भी कह रहे थे, अरे इसका क्या मतलब है? वास्तव में क्या आप कह रहे हैं कि आप हवा से पानी प्राप्त कर सकते हैं? और अचानक पूरी दुनिया इस कहावत से जाग उठी है। वाह, यह एक कभी खत्म न होने वाला स्रोत है। तो प्रिय वंशजों, आपको वह तकनीक प्रदान की गई है जो आपको एक गृहस्तरीय एयर कंडीशनर लॉन्च करने की अनुमति देगी। पहली नजर में यह विचार काफी अप्रत्याशित लग सकता है। आइए यह समझें कि इसे पूरी क्षमता से सक्रिय करने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है। हवा से नमी निकालकर हम वाष्पीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। वाष्पीकरण के साथ ही सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक सतह से उठते हैं। वायुमंडलीय जल जनित्र पानी को छानते हैं और इससे सभी अशुद्धियों को हटा देते हैं। व्यापक उपयोग के साथ वायुमंडलीय जल जनित्र ग्रह के जल चक्र में एक कृत्रिम फिल्टर बन जाते हैं। कुछ वर्षों के सक्रिय उपयोग के बाद वायुमंडलीय जल जनित्र महासागर और वायुमंडल को काफी हद तक साफ कर देंगे। महासागर फिर से वायुमंडल में गर्मी छोड़ने लगेगा और वहां से यह अंतरिक्ष में फैल जाएगी। इससे आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव कम होंगे। इसके अतिरिक्त तीव्र वाष्पीकरण के साथ महासागर ठंडा हो जाता है। यह उसी तरह काम करता है जैसे एक घरेलू रेफ्रिजरेटर।
वायुमंडलीय जल जनित्रों के व्यापक अपनाने से वायुमंडल ठंडा होगा और इसकी नमी कम होगी। परिणाम स्वरूप तूफानों और आंधियों की ताकत कम होगी और अत्यधिक वर्षा की मात्रा भी घटेगी। इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी और अरबों डॉलर के नुकसान से बचा जा सकेगा। वायुमंडलीय जल जनित्र तकनीक सभी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका एक कमजोर बिंदु है ऊर्जा खपत। निर्माता अपने सिस्टम को अधिक लागत, प्रभावी और आर्थिक रूप से तर्कसंगत बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। वे इन पर सौर पैनल स्थापित कर रहे हैं। यह छोटे वायुमंडलीय जल जनित्रों के लिए काम करता है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौरान यह समाधान पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है और कभी-कभी बहुत कमजोर होता है। हमें एक वैकल्पिक, शक्तिशाली, पर्यावरण के अनुकूल और सबसे महत्वपूर्ण बात, सस्ता ऊर्जा स्रोत चाहिए। ईंधन मुक्त जनरेटर, न्यूट्रिनो पावर क्यूब। हम क्या करते हैं? हम वास्तव में और कुछ नहीं करते। अगर आप सोचें तो हम गतिज ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं। और हम ऐसा कैसे करते हैं? बस एक कन्वर्टर विकसित करके, जो एक सामग्री पर आधारित है जो कुछ दशकों से ही मौजूद है। आप कह सकते हैं कुछ वर्षों से। इसे ग्राफीन कहा जाता है। हमारे पास दो अलग अलग कंपन व्यवहार वाली सामग्री है, सिलिकॉन और 100 गुना अधिक शक्तिशाली कंपन वाला ग्राफीन। और इन सामग्रियों के अलग अलग कंपन व्यवहार के कारण और केवल इसलिए यह तकनीक काम करती है। इसे द्विआयामी सामग्री कहते हैं और हमारे पास इस त्रिआयामी सामग्री के पीछे और सामने यह द्विआयामी सामग्री होती है जो हिलने की कोशिश करती है और इम्पल्स छोड़ती है। और फिर हम सामान्य भौतिकी पर वापस आ जाते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉनों के संबंध में भौतिक विज्ञानी इसे तिरछा प्रकीर्णन कहते हैं। और फिर यह केवल इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में निर्देशित करने का मामला है। इसे अभी बहुत तकनीकी नहीं होने के लिए सतहों को डोप किया जा रहा है। परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहने लगते हैं और कार्बन के कंपन व्यवहार के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने का यह तरीका, जो एक पेटेंट प्रक्रिया है, इसे ग्राफीन सैंडविच कहा जाता है। सही शब्द होगा बहुप्रत ग्राफीन माइक्रो कंपन ऊर्जा सेल। हाँ बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ा नाम है। हम इसे न्यूट्रिनो ऊर्जा कहते थे। हमें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकांश लोगों ने कहा कि ये वे पागल लोग हैं जो न्यूट्रिनो को पकड़ना चाहते हैं। और मैं एक बार फिर इस अवसर का उपयोग करके आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। हम न्यूट्रिनो को नहीं पकड़ रहे हैं। न्यूट्रिनो व्यावहारिक रूप से शरीरों को भेदते हैं, हम उन्हें नहीं पकड़ते। फिर भी न्यूट्रिनो एक भूमिका निभाते हैं। हम आज यह जानते हैं वे परमाणु नाभिक में एक छोटा सा इम्पल्स देते हैं, लेकिन हम पूरे कंपन श्रेणी का उपयोग करते हैं। इसलिए हम पूरे गैर दृश्यमान विकिरण का उपयोग करते हैं। महासागर को वैश्विक स्तर पर साफ करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको सारा पानी केवल वायुमंडल से प्राप्त करना होगा। आज यहाँ तक कि पानी जनरेटर निर्माताओं के लिए भी इस पैमाने का कार्य बहुत महत्वाकांक्षी लग सकता है। हालांकि एक बार जब उनके पास ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत हो जाता है, तो ग्रह पर वायुमंडलीय जल जनरेटरों का व्यापक उपयोग तेजी से लागू किया जाएगा। वायुमंडलीय जल में पृथ्वी का परिवर्तन। पहला कदम यह है कि पूरी तरह से वायुमंडलीय जल जनित्रों पर निर्भर हो जाएं और सतह तथा भूमिगत स्रोतों से पानी लेना बंद करें। वायुमंडलीय जल जनित्र पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में पानी उत्पन्न कर सकते हैं। ये जल संकट की स्थिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे और जल आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। दूसरा कदम सीवेज सिस्टम का पुनर्निर्माण है। पानी को खुले जल निकायों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे शुद्ध करके मिट्टी में निर्देशित किया जाना चाहिए और केवल मिट्टी की परतों के माध्यम से प्राकृतिक अंतिम शुद्धिकरण के बाद ही यह जल निकायों में पहुंचना चाहिए। वायुमंडल से 70% पानी निकालने से जलवायु घटनाओं के तीव्र होने की समस्या का समाधान होता है, जबकि अपशिष्ट जल उपचार इसे 30% और हल करता है। इससे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से कई को एक साथ पूरा करना संभव होगा। तीसरा महत्वपूर्ण कदम ईंधन रहित जनित्रों FFGs का परिचय है, जिनकी ऊर्जा तीव्रता के कारण वायुमंडलीय जल जनित्रों को आवश्यक और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। जल उत्पादन प्रणाली के लिए नमी को प्राकृतिक स्रोतों से पुनः भरना चाहिए और इसके लिए खुले जलाशयों का उन्मूलन आवश्यक है। यह FFGs का परिचय ही है जो जल विद्युत पर निर्भरता को कम करेगा और बांधों को खोलने की अनुमति देगा। नदियों को उनके मूल चैनलों में बहाल करना
और उनके प्राकृतिक प्रवाह को पुनर्जीवित करना स्थिर जल को समाप्त कर देगा और पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करेगा। ये उपाय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव बनाएंगे। ये ग्रह को बचाने के लिए प्राथमिक कदम है। यदि इन्हें लागू किया गया तो हम 2 से 3 वर्षों के भीतर ठोस परिणाम देखेंगे। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और हम इसे तुरंत नहीं रोक पाएंगे। इसलिए पहले वर्ष में स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन लगभग 814 महीनों बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 68 वर्षों में हम देखेंगे कि जल कितना साफ हो गया है। इससे ग्रह को ठंडा करने का महासागर का कार्य बहाल होगा। बाढ़, सूखा, असामान्य हवाएं और तापमान में उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे। जलवायु बहुत अधिक मध्यम और पूर्वानुमेय हो जाएगी। इस प्रकार वायुमंडलीय जल जनित्रों के कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद। हमें बाहरी ब्रह्मांडीय प्रभाव से हमारे ग्रह की रक्षा के लिए एक ढाल विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। प्रिय वंशजों, आप अब एक खाई के किनारे पर खड़े हैं, आपदा को आते हुए देख रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और यह तब हो रहा है जब आपके पास पहले से ही आवश्यक प्रौद्योगिकियां हैं। वायुमंडलीय जल जनरेटरों की बदौलत आप वास्तव में वैज्ञानिकों को जलवायु आपदाओं को रोकने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक समय खरीद सकते हैं। यह एक वैश्विक परियोजना है, दुनिया को बचाने की पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक।